हेलो एवरीवन। तो मेरे लिए जो टॉपिक है वो है कैसे होता है गठिया का इलाज एवं गठिया का दुष्प्रभाव। तो पहले मैं बात करूंगी गठिया के इलाज के बारे में। तो जब जोड़ में दर्द, सूजन, जकड़न होता है, शॉर्ट टर्म रिलीफ बहुत ज़रूरी होते हैं पेशेंट के लिए या तत्काल राहत के लिए आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेन किलर्स ले सकते हैं। पर कुछ पेशेंट्स जिसको गंभीर बीमारी है, उसको स्टेरॉइड्स, टैबलेट्स या इंजेक्शन के रूप में देना ज़रूरी है। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिसको जॉइंट्स के अंदर इंजेक्शन मिलता है। तो ये हुआ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, पर ये इसका मुख्य इलाज नहीं है। तो मुख्य इलाज, जैसे कि ये दंड सर का स्लाइड से मैंने अभी अभी लिया है, तो जैसे सर ने बीमारी दिखाया, ये सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है और जिसमें हमारा खुद का डॉगी हमारे खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो अगर हमें ये बीमारी जड़ से इलाज करना है तो क्या करना है? ये डॉगी को हम मार नहीं सकते क्योंकि हमारा खुद का डॉगी है, तो इसको पकड़ कर रखना है। तो वही ऐसा कुछ चीज़ करना है ये बीमारी का जड़ से इलाज करने के लिए। तो मुख्य इलाज के बारे में बोलने से पहले ये तस्वीर अच्छे से समझना ज़रूरी है। ये एक जोड़ का तस्वीर है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं नॉर्मल जॉइंट कैसे होता है और राइट साइड में आप देख सकते हैं आर्थराइटिस पेशेंट्स का जॉइंट में क्या होता है। तो अगर आप आर्थराइटिस पेशेंट का जॉइंट के अंदर जान कर देखेंगे, क्या देखेगा? तो ऐसा है। तो ये हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है जो लड़ाई करता है। तो अगर हमें ये बीमारी का जड़ से इलाज करना है तो क्या करना है? ये उत्तेजित प्रतिरोध शक्ति को शांत शांत करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है शांति मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। लड़ाई करना आसान है, शांति मेंटेन करना डिफिकल्ट है। अभी जो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो इश्यूज हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिफिकल्ट है शांति मेंटेन करना। तो शांति मेंटेन करने के लिए लंबा समय तक इलाज ज़रूरी है। और दूसरा पहलू मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि ये सब बीमारी जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें शुरुआत में इलाज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जल्दी डायग्नोसिस होना, तो जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना संभावना ज़्यादा है कि नॉर्मल जोड़ बन जाए। तो ये अगर आपका जोड़ है, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा संभावना है कि ये जोड़ नॉर्मल हो जाता है। और जो अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा संभावना है कि कम दवा से आपका बीमारी कंट्रोल भी रहेगा और लंबे टाइम में कुछ पेशेंट्स का दवा हम एक्चुअली बंद भी कर सकते हैं। दिस इज फॉर दोज हु स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्ली। अभी जो मुख्य इलाज है, जो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, मुख्य इलाज जो हम देते हैं उसका नाम है DMARDS। तो ये मेडिसिन बहुत पेशेंट्स पूछते हैं, ये पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स नहीं है, फिर ये क्या है? तो ये दो कलर का बॉक्स आप दिख सकते हैं। तो ये ब्लू कलर में है, जो मुझे लगता है बहुत सारा पेशेंट्स जो अभी जुड़े हुए हैं वो पहचानते होंगे ये दवा। मेथोट्रेक्सेट जो हफ्ते में एक बार लेते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासेलेसिन, लेफ्लोनामाइड। तो ये दवा हम कैसे करते हैं? तो कुछ मरीज को अकेले अकेले दवा दे सकते हैं, या कुछ मरीज जिसमें बीमारी बहुत गंभीर है उसको कॉम्बिनेशन दवा की जरूरत है। और ये बीमारी ये ट्रीटमेंट उतना एक्सपेंसिव नहीं है, पर इसमें असर आने के लिए टाइम लगता है। ठीक है। तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिसको ये सब दवा से इम्प्रूवमेंट नहीं होता, फिर क्या करना है? तो वो पेशेंट्स को नीचे जो रेड बॉक्स वाला दवा है, तो ये ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल्स बोलते हैं। तो रेड रेड ये पिंक कलर का जो बॉक्स है लेफ्ट साइड में, वो इंजेक्शन के रूप में देते हैं, उसको कॉमनली बायोलॉजिकल्स बोलते हैं। और अभी राइट साइड में जो बॉक्स दिख रहा है उसमें जो दवा है टोफासिटिनिब और बैरिसिटिनिब, ये टैबलेट्स है। तो आप सोचेंगे ये दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है, जैसे मैंने बोला है, ब्लू बॉक्स कम कॉस्ट है, आहिस्ता काम करता है और उसका साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली कम है। और जो पिंक बॉक्स में है ये महंगा दवा है, तेज काम करता है और इसका साइड इफेक्ट्स एज कंपेयर टू ब्लू बॉक्स दवा थोड़ा ज्यादा है ना। दूसरा जो हमें समझना है, हम क्यों कर रहे हैं ये डीएमआर से इलाज, क्यों करना है और लंबे टाइम इलाज क्यों करना है और ये इलाज करने का क्या लक्ष्य है? तो एक लक्ष्य है लक्षणों को मिटाना या कम करना, जोड़ खराब ना हो, टेढ़े मेढ़े ना हो। और जैसे कि पहले डॉक्टर्स ने बताया है, ये सिर्फ जोड़ का बीमारी नहीं है, बाकी अंग में भी बीमारी होता है, तो वो अंग का बीमारी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। और जैसे कि बाकी पेशेंट्स ने भी शेयर किया, हम सब चाहते हैं कि पेशेंट्स अच्छा रहे, हमारे पेशेंट एज क्लोज टू नॉर्मल लाइफ एंजॉय करें।
सबका अच्छा जॉब हो, सबका फैमिली लाइफ हो, बच्चे हो, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पेशेंट्स को जो सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, या पेशेंट्स बहुत परेशान होते हैं, दवा का नाम सुनते ही भागने लगते हैं, तो वो पूछते हैं इससे साइड इफेक्ट्स होता है क्या? तो मैं ये बोलना चाहूंगी, अभी जो भी दवा अभी अवेलेबल है, ये सब दवा लंबे साल का अनुसंधान के बाद उपलब्ध है। ठीक है, वो प्रोसेस बहुत रिगरस है, कोई भी दवा को क्लियरेंस मिलना आसान नहीं है, और जो भी रोमेटोलॉजिस्ट है उसको स्पष्ट दिशा निर्देश है, क्लियर कट गाइडलाइंस है कि क्या दवा किसको देना है, क्या डोज में देना है, कैसे और कब बढ़ाना है या घटाना है, दुष्प्रभाव कम कैसे करें, दुष्प्रभाव का मॉनिटरिंग कैसे करें। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, मैं यही रीएश्योरेंस देना चाहूंगी पेशेंट्स को कि आप रोमेटोलॉजिस्ट के निगरानी में ट्रीटमेंट लें, नियमित रक्त परीक्षण करें, तो जिससे कि, क्योंकि सब जिसका भी दवा का इफेक्ट है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट तो रहेगा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। इंटेलिजेंट काम ये है कि हम इसका दवा का इफेक्ट सबसे ज्यादा और साइड इफेक्ट कम से कम, ये तुलना कैसे मेंटेन करना है, ये है जिम्मेदारी और इंटेलिजेंट की बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ब्लड टेस्ट हम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पर हर स्टेज में, जैसे कि वेद सर ने भी बताया, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है रोमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि रोमेटोलॉजी का बीमारी डायग्नोस करने के लिए कोई सिंगल ब्लड टेस्ट नहीं है। तो जैसे कि हम जैसे पेशेंट्स हमेशा बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं, रोमेटोलॉजी डॉक्टर बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो स्टार्टिंग में जो टेस्ट करते हैं वो बीमारी का डायग्नोसिस या निदान के लिए करते हैं। जैसे रोमेटोइड आर्थराइटिस में आरएफ और सीसीपी का टेस्ट करते हैं, स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस में HLA-B27 का टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि हर आर्थराइटिस में हर टेस्ट पॉजिटिव आए। तो पेशेंट्स बहुत परेशान होता है, मेरा आरएफ नेगेटिव है, आर्थराइटिस कैसे हो सकता है? तो ये पॉसिबल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लूपस के लिए जो टेस्ट हम करते हैं डायग्नोसिस के लिए वो है ANA, DSDNA और C3C4। और जो डिसीज कंट्रोल है, तो हमें कैसे मालूम होता है जो हम दवा दे रहे हैं उसका असर हो रहा है कि नहीं? तो जब आप स्माइल करके आते हैं नेक्स्ट विजिट, हमें पता चलता है। जब हम आपको एग्जामिन करके देखते हैं, अच्छा जॉइंट का स्वेलिंग कम है, स्किन का रैश गायब हो गया, आंख बेटर है, तो हमें मालूम होता है कि आप बेटर हो। तो साथ ही साथ ब्लड टेस्ट करते हैं, तो जैसे बीमारी कंट्रोल में आता है CRP और ESR कम होता है। तो जैसे लूपस का पेशेंट, जैसे अल्पना जी ने बोला, जो लूपस का बीमारी है, हमें ESR, C3C4, DSDNA, यूरिन का टेस्टिंग ये भी करते हैं। तो ये डिसीज कंट्रोल का टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करते, मे बी वंस स्टेबल डिसीज पहुंच गया तो 3 महीने में या 6 मंथ्स में एक बार करते हैं। नो, अगर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा रोमेटोलॉजिस्ट टेस्ट करते हैं, ये वो दोनों कैटेगरी का टेस्ट नहीं है। जो हम सबसे ज्यादा टेस्ट करते हैं वो टेस्ट इसीलिए करते हैं कि ताकि ये हमें समझ में आए क्या कोई साइड इफेक्ट्स आप डेवलप कर रहे हैं क्या, तो वो अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए, तो ये बीमारी का दवा का दुष्प्रभाव डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं। यहाँ जितने भी पेशेंट्स हैं वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। CBC जो उसको करना होता है, हीमोग्लोबिन, WBC और प्लेटलेट देखने के लिए, लिवर ठीक है कि नहीं वो जानने के लिए SCPT करते हैं, किडनी का क्या स्टेटस है ये देखने के लिए क्रिएटिनिन का टेस्ट करते हैं। साथ ही साथ HCQ का दवा जो लोग ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आंखों का जांच करते हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं है, मे बी वंस और ट्वाइस, वंस इन ए ईयर और वंस इन 2 years। और साथ ही साथ शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करना होता है। तो ये हुआ टेस्ट के बाद। अभी मैं आपको ये शेयर करना, जैसे मैंने बताया ये सब दवा है, तो कैसे डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं किसको क्या दवा देना है? तो गठिया का इलाज बहुत चीजों पर निर्भर करता है। तो एक है क्या प्रकार का गठिया है, तो इसीलिए डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गठिया अनेक टाइप का है। जो मैंने यहाँ मेंशन किया है उसके 10 गुना टाइप्स, 10 टाइम्स ज्यादा टाइप्स है। सो इट्स ए वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट, बट जितने पेशेंट्स यहाँ है उसका बेनिफिट के लिए, और जो स्टोरीज हमारे साथ शेयर किए हैं, जैसे रोमेटोइड आर्थराइटिस है, लूपस और SLE है, और स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, तो लाइक आई सेड द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। तो इसके ऊपर भी दवा डिपेंड करता है कि आपका डिसीज का सिवियरिटी क्या है। सब लोगों का सिवियरिटी एक समान नहीं है, कम बीमारी जिसको है कम डोज देना है, हालांकि सबको सेम बीमारी है। तो लूपस का सब पेशेंट्स को एक समान ट्रीटमेंट नहीं मिलता, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट एक समान नहीं है। तो माइल्ड डिसीज में लेस ट्रीटमेंट, सिवियर डिसीज है तो ज्यादा ट्रीटमेंट। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है
कि जोड़ के अलावा और कौन कौन सा अंग अफेक्टेड है। जैसे कि एसएलई में खासकर किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो पेशेंट्स को स्ट्रॉन्गर डोज दवा की जरूरत है, लॉन्गर टाइम इलाज करने की जरूरत है। तो जिसको सिर्फ जोड़ का बीमारी है उसका डिसीज सिवियरिटी अगर ज्यादा नहीं है वो हम कम दवा में कंट्रोल कर सकते हैं। ओके और ये भी है कि हमारे पेशेंट्स को अलग अलग और भी बीमारी हो सकता है, जैसे डायबिटिक का पेशेंट को आर्थराइटिस होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को आर्थराइटिस हो सकता है। तो अगर आप रिकलेक्ट करोगे, आपका फर्स्ट विजिट टू रूमेटोलॉजिस्ट हमेशा बहुत सारा क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारा डिटेल्स में हिस्ट्री लेते हैं, इसीलिए क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है आपका डायबिटीज का स्टेटस क्या है, आपका ब्लड प्रेशर का स्टेटस क्या है, क्या आप अल्कोहल लेते हो, आपका लिवर का स्टेटस क्या है, क्या आप स्मोकिंग करते हो, आपका हार्ट का स्टेटस क्या है, क्या आपको अंडरलाइंग इन्फेक्शन है कि नहीं। तो आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है फायदा ज्यादा करने में, ये बैलेंस हमेशा याद रखना। अगर आपको फायदा ज्यादा चाहिए और साइड इफेक्ट सबसे कम चाहिए, प्लीज आपका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल करो, स्टॉप अल्कोहल और कीप इट टू मिनिमम, या आपका स्मोकिंग और कोई भी तंबाकू का यूज है प्लीज वो बंद करो, जस्ट स्टॉप इट। अगर आप में पेशेंट से जिसने अभी तक स्टॉप नहीं किया, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, मैं इसके बारे में और भी बात करूंगी क्यों स्मोकिंग और तंबाकू बंद करना है। एक तो वो डिसीज कॉम्प्लिकेशन ज्यादा करते हैं, डिसीज दवा का कम असर रहता है, दवा बीमारी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा हार्ट डिसीज हार्ट अटैक होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप अल्कोहल ले रहे और आपका डॉक्टर को बताया नहीं, जो दवा आपको मिल रहा है आर्थराइटिस के लिए उससे आपका लिवर खराब हो सकता है, तो ये बताना बहुत बहुत जरूरी है। ओके तो आपका काफी योगदान है कि हम फायदा कैसे मैक्सिमम करें और साइड इफेक्ट्स कैसे कितना कम कर सके। दूसरा, आपने देखा होगा हमारा मेजॉरिटी पेशेंट्स फीमेल्स है, महिलाओं है, तो महिलाओं में प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, जो अगर प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उसके लिए दवा अलग होता है, क्योंकि कुछ दवा है जो सेफ है प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में। प्लीज आप याद रखें, आप बिना डॉक्टर के सलाह के प्लीज डोंट गो एंड स्टॉप योर मेडिसिन। ऐसा भी बहुत पेशेंट्स करते हैं कि गायनेकोलॉजी डॉक्टर को दिखाते हैं, सब दवा बंद करते हैं, फिर रूमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं आते। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डिसीज फ्लेयर होता है। मैं ये बोलना चाहूंगी, कोई भी आर्थराइटिस पेशेंट और खासकर एसएलई पेशेंट जब प्रेगनेंसी प्लान करना चाहे, प्लीज डिस्कस विद योर डॉक्टर इन एडवांस, पहले से बताएं, और प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड। ओके नाउ इसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, जो फाइनली मैं पेशेंट्स को ये रिएश्योरेंस देना चाहती हूँ कि दवा से डरो मत, कोई भी दो मरीज एक जैसा नहीं है। यदि आपको दवा सूट नहीं कर रही है तो ऐसा हो सकता है, ये बहुत से पेशेंट्स मेथोट्रेक्सेट टॉलरेट नहीं करते, उससे उल्टी होता है, वॉमिटिंग होता है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि वही दवा ही लेना है। ओके सो आप डॉक्टर्स के साथ चर्चा करो और ये दवा चेंज कर सकते हैं। सो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस। आप डॉक्टर को मत चेंज करना, दवा चेंज करना है ये पॉइंट पर, तो यू गो बैक, वो डॉक्टर से आप डिस्कस करें। और दवा की डोज, मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स दवा कम करते हैं, वो डोज देखते ही वो सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा डोज है और वो चेंज करते हैं, ये भी मत करें। और एक बार गठिया नियंत्रित हो जाता है, दवाइयाँ बंद ना करें। स्पेशली अगर हमारा भानुप्रिया जी है, मतलब सैल्यूट हर करे, वो आकर ये बताए कि ट्रीटमेंट बंद करके क्या होता है। तो हमारे जितने भी रोमेटोलॉजी का मरीज है उसका पेशेंस वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट का शुरुआत में भी पेशेंस रखना है, और जैसे जैसे स्लोली हम ट्रीटमेंट विड्रॉ करते हैं उस टाइम भी पेशेंटली वेट करना जरूरी है। और हमेशा रूमेटोलॉजिस्ट के निगरानी, जैसे आपका डिसीज कंट्रोल में आता है डेफिनेटली वी विल डिक्रीज योर मेडिसिन, बट धीरे धीरे कम होता है, प्लीज बी पेशेंट। ओके तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका डिसीज का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो सब डिसीज से देखो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस कुछ ही बीमारी में दिखता है, दिस इज नॉट कॉमन फॉर ऑल। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये देखकर डर ना जाए, ठीक है। तो फर्स्ट चीज मैं बोलूंगी, ये जो जॉइंट्स का डिफॉर्मिटी, टेढ़े मेढ़े होना है और जो कार्टिलेज का घिसना है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस का पेशेंट्स में दिखता है। दिस डज नॉट हैपन इन एसएलई पेशेंट्स, ध्यान रहे। तो एसएलई पेशेंट्स को ये चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। तो ये किसको जॉइंट डिफॉर्मिटी आता है, जैसे कि दंडा सर ने बताया, अभी ऐसा वाले पेशेंट्स दिखता नहीं जो अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। पेशेंट का क्या, मैं खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ ये पेशेंट को कभी आर्थराइटिस था, क्योंकि हर हैंड्स आर एज गुड एज माइन।
ओके, हाथ इतना नॉर्मल, किसी को कहीं एंगल पे से भी देखेंगे ये बोल नहीं सकता कि आर्थराइटिस का पेशेंट है, उतना अच्छा दवा है। तो ये डिफॉर्मिटी वो पेशेंट्स को आते हैं जो ट्रीटमेंट नहीं लेते, लेट ट्रीटमेंट लेते हैं या इरेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, जो पेशेंट्स बीच बीच में दवा बंद करते हैं, यू लॉन्ग टर्म में डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं। तो ये ओके, कुछ पेशेंट्स का जिसका बहुत ज्यादा नी का डिफॉर्मिटी है या हिप जॉइंट का डिफॉर्मिटी है, तो कुछ पेशेंट्स को रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है, पर आजकल इतना इफेक्टिव मेडिसिन है कि ये स्टेज तक नहीं आना है। इफ यू टेक इफेक्टिव ट्रीटमेंट यू विल नॉट सी द स्टेज। तो जब आप सर्जरी करोगे तो भी प्लीज रोमेटोलॉजिस्ट का सलाह लेना, क्योंकि बिना कंट्रोल किए आर्थराइटिस अगर आप सर्जरी करोगे, सर्जरी का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इज एक्टिव। तो सर्जरी करके आप सिर्फ जॉइंट चेंज कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम वैसे की वैसे क्रोधित है, ठीक है, तो वो शांत करना है, उसके बाद ही आपको सर्जरी करना है। तो दूसरा ओस्टियोपोरोसिस, ये वेद सर ने और दंडक सर ने ऑलरेडी जिक्र किया है। तो ये ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डी का ताकत कमजोर होता है, और कुछ पेशेंट्स ऐसा भी है, जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये रीढ़ का हड्डी है, तो रीढ़ का हड्डी में कमजोरी होने के कारण ये दब जाता है। इफ यू कैन नोटिस, इसका हाइट और इसका हाइट में फर्क है, ये दब गया है, ठीक है। तो कैल्शियम और विटामिन डी हमारे सब पेशेंट्स को मिलना है। साथ ही साथ ओस्टियोपोरोसिस के लिए चेक करना है, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है डेक्सा या बोन मिनरल डेंसिटी। तो अगर ये ओस्टियोपोरोसिस है तो उसको कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा ओस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आंख, मुंह और त्वचा के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा पेशेंट्स को आमतौर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये कॉम्प्लिकेशन भी जो आपका बेसिक डायग्नोसिस है उस पर डिपेंडेंट है। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट को आंख और मुंह सूख जाता है, दांत जल्दी खराब हो जाता है, दांत में कीड़े पड़ जाते हैं। और इसके अलावा स्पॉन्डिल आर्थराइटिस का पेशेंट अगर सुन रहा है, स्पॉन्डिल आर्थराइटिस पेशेंट्स को आंख में लाली और दर्द होता है, जिसको हम बोलते हैं यूवियाइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ चंद लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड में स्क्लेराइटिस होता है। तो जब भी ये प्रॉब्लम होता है, आपको आपका रूमेटोलॉजिस्ट के साथ भी संपर्क बनाए रखना है और आंखों का डॉक्टर को भी। तो दोनों डॉक्टर को एक दूसरे का पर्ची और रिपोर्ट्स दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स को ये चीज मालूम नहीं होता, तो आंखों का डॉक्टर को एक डायरेक्शन में दिखाते हैं, वो चीज रूमेटोलॉजिस्ट के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि इसके कारण आपका दवा भी चेंज करने की जरूरत पड़ सकता है। स्किन में ऐसे लाली हो सकता है, ये ऐसे कालापन आ जाता है, स्किन में घाव आ सकता है जो कभी बढ़ते नहीं, और ऐसे लाल लाल चकत्ते आ सकता है। तो कई बार ऐसे होता है, पेशेंट ये देखकर सोचता है कि दवा का एलर्जी हो गया है, जबकि सच बात यह है कि दवा का इंटेंसिटी चेंज करने की जरूरत है, ये बीमारी का कॉम्प्लिकेशन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आंतरिक अंग के बारे में। जैसे मैंने बोला है, हार्ट डिसीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं सबका हार्ट डिसीज का रिस्क ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करना है, स्वस्थ जीवन शैली होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम करें, और अगर कोलेस्ट्रॉल डाइट से कम नहीं होता है और आपका रिस्क ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने का दवा देते हैं, एस्पिरिन का दवा कभी देने की जरूरत पड़ सकता है। और अगेन एज आई सेड प्रीवियसली, स्मोकिंग और टोबैको बंद करो, अगर कोई है जिसने अभी तक बंद नहीं किया है आज से बंद करना। ओके, नेक्स्ट एक लंग का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इसमें क्या होता है, लंग का स्कारिंग होते हैं, इसको हम बोलते हैं ILD या इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, और ऐसे पेशेंट में किडनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन है। तो ये सब चीजें प्लीज, ये सब आप लोग देखकर डरना नहीं, ये मत सोचो कि सबको सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि लूपस पेशेंट को किडनी इफेक्ट हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं लूपस नेफ्राइटिस, और जैसे कि भानुप्रिया जी ने शेयर किया था ये भी कि उसको नस का प्रॉब्लम हुआ था, न्यूरोपैथी। तो ये सब बीमारी में नर्व और ब्रेन इफेक्ट हो सकता है। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है इन्फेक्शन। हमारे सब पेशेंट्स में इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है। और इन्फेक्शन कैसे आपको मालूम हो जाएगा, तो अगर आपको न्यूमोनिया, टीबी, त्वचा या यूरिन का इन्फेक्शन है, बिल्कुल देरी ना करना, प्लीज इसको नजरअंदाज नहीं करना, टाइमली जल्दी ट्रीटमेंट लेना है। हो सके आपको फीवर ना हो, पर इन्फेक्शन जल्दी ट्रीट करना बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन किसको होता है, हमारे लूपस पेशेंट्स को होता है। जो स्टेरॉइड्स और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर ले रहे हैं उसको सबसे ज्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का। तो ये इन्फेक्शन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो हम बताते हैं पेशेंट को कि वैक्सीनेशन ले। तो इफ देयर इज समबडी हु हैज नॉट बीन वैक्सीनेटेड, प्लीज आपका डॉक्टर को कांटेक्ट करें, आपको वैक्सीनेशन मिलना जरूरी है।
कुछ लोगों को एंटीबायोटिक, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट ले रहे, जैसे लूपस नेफ्राइटिस के लिए ट्रीटमेंट ले रहे, उसको कंटिन्यूस एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। तो इसके बाद जो दो चीज मैं शेयर करना चाहूँ, दो और पहलू है ट्रीटमेंट का। एक है एक्सरसाइज। तो व्यायाम क्यों करना है, जैसे संदीप जैन जी ने शुरुआत में बताया, वो एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, एटलीस्ट आई कैन टेल यू 4 फायदा। इससे क्या हो सकता है, जो टेढ़ा होने का संभावना कम होता है, मांसपेशियों और हड्डियों का ताकत बनाए रखता है, और जैसे मैंने बोला है हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज्यादा है, तो ये डेली जो एक्सरसाइज करते हैं दिल का दौरा का संभावना कम होता है। ओके, और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, एक्सरसाइज सीखना है और आपको रेगुलरली घर में करना है। और लास्ट में जो ये मेरा सेकेंड लास्ट स्लाइड है, तो हमेशा हर पेशेंट जो जानना चाहते हैं मैं क्या डाइट लूँ, क्या चेंज करूँ, कैसे करें, तो मुझे ये बोलना है कोई भी विशिष्ट आहार नहीं है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी विशिष्ट आहार नहीं है। और जो आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। नॉन वेजिटेरियंस को ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश से मिलेगा, फिश ऑयल से मिल जाता है। और वेजिटेरियंस का नट्स और सीड्स में, जो चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, ड्राई नट्स है, उसमें से आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्या चीज़ नहीं खाना है। तो हाई फैटी, हाई शुगरी जंक फूड, ये जूसेस, सोडा, बेवरेज ड्रिंक्स, उसका ये सब आपको अवॉइड करना है, इससे कोई लाभ नहीं है। तो प्लीज स्टॉप जंक फूड और स्वस्थ भोजन लेना है, स्वस्थ और संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब अगर ये आपका प्लेट है, ये मात्रा में आपको सब्जियां, फल, साबुत अनाज मीन्स होल सीरियल्स, और स्वस्थ प्रोटीन, नट्स एंड सीड्स इन अ स्मॉल अमाउंट। ओके, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये स्लाइड अगर मैंने रखा इसीलिए रखा है क्योंकि मैंने देखा है जितने भी रोमेटोइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस का पेशेंट जाकर ये प्रोटीन बंद करता है, इसका कोई लॉजिक है नहीं। ये वो बीमारी नहीं है जो प्रोटीन से ज्यादा होता है, वो बीमारी का नाम है गाउट, ठीक है। और उसमें भी प्लांट प्रोटीन कंटिन्यू रखना है, अगर आपको स्टॉप करना है वो होता है नॉन वेज प्रोटीन, ठीक है। तो कृपया आप जाकर प्रोटीन बंद मत कीजिए, क्योंकि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका जॉइंट्स के लिए, मसल का ताकत के लिए प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दैट इज माय, नाउ आई कम टू द लास्ट स्लाइड। तो अगर मुझे कंक्लूड करने वक्त मुझे यही बोलना है कि शीघ्र निदान, 3 पॉइंट्स आई टेल यू। शीघ्र निदान, दैट इज अर्ली डायग्नोसिस, प्रारंभिक और नियमित उपचार, दैट इज अर्ली एंड रेगुलर ट्रीटमेंट, और continuous follow up with a rheumatologist. This is what is most important, and thank you so much. And I would like to thank